गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग देखेंगे एसिड बेस और सॉल्ट का पार्ट 2। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, तो पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे। देखिए पार्ट 1 जो है, तो पार्ट 1 में हम लोग एसिड के बारे में बात कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में। उसके बाद पार्ट 3 में बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका बेस और पीएच के बारे में। बेस क्या है, पीएच क्या है, उसके बारे में। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग बात किए थे उस समय बता चुके थे कि एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं और सॉल्ट किसको बोलते हैं। तो एसिड का क्या क्या क्राइटेरिया है हमारा, तो पहले थोड़ा सा एक छोटा सा स्मॉल रिकैप ले लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। तो एसिड का पहचानने का तरीका क्या बोले थे कि सबसे पहला सॉल्ट टेस्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोले थे कि आपका ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। तीसरा क्या बोले थे कि इसका पीएच जो होगा वो 7 से नीचे होगा। चौथा और क्या बात हो सकती है इसमें कि एसिड जो होगा कोरेसिव नेचर का होगा, ज्वलनशील होगा। और एसिड जो होता है वो आपका जनरली क्या करता है, अगर केमिकल प्रॉपर्टी का बात किया जाए तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट के साथ में आपका वाटर भी बनाएगा। क्लियर। तो आज हम लोग बात करते हैं कि बेस जो है उसके बारे में कि बेस क्या है और क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो देख सकते हैं जैसे आपके सामने एक बेस का डेफिनेशन दिया हुआ है कि बेस किसको बोलते हैं, ये बेस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि बेस है क्या। तो बेस का जैसे अगर बात किया जाए, बेस का जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, तो बेस का जैसे एसिड का टेस्ट कैसा था, सॉर था, तो बेस का टेस्ट कैसा होगा, तो आप बता सकते हैं सर बेस का टेस्ट जो होगा बिटर होगा। क्लियर। एसिड का टेस्ट सॉर होगा और बेस का टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा। दूसरा और क्या बोल सकते हैं कि इसका जो टच होगा वो सॉपी टच होगा। सॉपी टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि स्लिपरी होगा, है ना, स्लिपरी होगा। तो स्लिपरी का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर किसी भी चीज़ को छुएंगे तो स्लिप करेगा, हाथ आपका जो फिसलेगा। ठीक, तो बेस जो है आपका क्या होगा, बिटर टेस्ट होगा। सॉपी मतलब साबुन के जैसा, साबुन को छूते हैं तो कैसा लगता है, सॉफ्ट पूरा, वैसे सॉपी टच होगा और स्लिपरी होगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो बोला गया है कि हाइड्रोजन क्या कर रहा था, सॉरी एसिड क्या कर रहा था, तो एसिड में हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा था। तो बेस में क्या रिलीज होगा, तो बेस में आपका रिलीज होगा OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। और एसिड में क्या बन रहा था, तो हाइड्रोजन बन रहा था। क्लियर। तो एसिड में बन रहा था हाइड्रोजन और बेस में बनेगा OH। तो जिसका अमाउंट जिसमें ज़्यादा होगा उसके आधार पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। क्लियर। तो अब आपके सामने जो डेफिनेशन है उसको आप देख सकते हैं, उसमें से क्या क्या बात बोला गया है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ देखिए, किसके आधार पर दिया गया है। तो कल जो साइंटिस्ट थे जो बताए थे एरेनस के बारे में, तो एरेनस एक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एसिड का डेफिनेशन भी दिया था और बेस का डेफिनेशन भी दिया था। तो क्या लिखा हुआ है पढ़िए आप लोग, क्या लिख रहा है कि बेसिस जो है वैसा सब्सटेंस को बोला गया है जो वाटर में डिसोसिएट होकर के, वाटर में टूट करके आपका OH माइनस आयन रिलीज करेगा। ठीक है, बेसिस जो है वैसा सब्सटेंस है जो आपका वाटर के साथ में मिल करके OH माइनस आयन रिलीज करेगा। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि हम लोग का जो कॉमन बेस है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो NaOH को जब हम लोग तोड़ते हैं तो आपका Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। ठीक, तो NaOH को जब हम लोग तोड़ेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो NaOH क्या है, तो NaOH एक बेसिक है। कैसे पता सर, तो इसका नाम अगर आप देख लें तो नाम से ही सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। NaOH का नाम पूरा नाम, केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो जिसमें अंत में ऑक्साइड जो है, हाइड्रो ऑक्साइड अगर आता है जो OH माइनस रिलीज को करेगा, OH माइनस आयन को जो रिलीज करेगा उसको हम लोग बोलेंगे बेस। क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पे बेस के बारे में नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है कि जितने भी बेसिस हैं क्या वाटर में फुली सोल्यूबल है या नहीं है। तो कुछ बेस जो है वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल होता है, और जो वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल होगा
उस तरह के बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक वर्ड वहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखिए अल्कली, जो आपका क्या होगा, वाटर में कंप्लीटली सॉल्यूबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलीज बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या हो हम लोग बात कर सकते हैं। तो वाटर में कुछ ऐसा भी है क्या कि जो इनसॉल्यूबल होगा, तो हाँ सर हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूरा सॉल्यूबल कौन कौन है। तो एक है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर में कम्प्लीटली सॉल्यूबल है, एक है पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर में कम्प्लीटली सॉल्यूबल है। इसके अलावा बहुत सारा जो है वाटर में कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं बल्कि इनसॉल्यूबल बोल सकते हैं या फिर पार्शियली सॉल्यूबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियली सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल बोल सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया फेरस ऑक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH2, है ना। इसके अलावा हो गया आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये सारा जो है वो क्या कहलाएगा, आपका इनसॉल्यूबल या पार्शियली सॉल्यूबल इन वाटर बोला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, एक बात देखिए, एक कॉमन सा पॉइंट है जो एग्जाम में आपका देता है कि क्या सारा बेस अल्कली है या क्या सारे अल्कली बेस हैं। तो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं या एसर्शन रीजन में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो आपका 20 मार्क्स का MCQ है उसमें से 4 एसर्शन रीजन होते हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन जैसे आपसे बात किया गया है कि क्या सभी बेसिस अल्कली है या सभी अल्कली बेसिस हैं, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए, तो क्या बोले, जो वाटर में पूरा सॉल्यूबल हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे एक तरह का अल्कलीज, जो वाटर में कंप्लीटली सॉल्यूबल होंगे उस तरह के बेसिस को क्या बोलेंगे, अल्कलीज बोलेंगे। तो अल्कलीज क्या हुआ, बेस हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल सर हुआ। मतलब जितनी भी अल्कलीज हैं उस सब के सब बेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। बट सारे के सारे अल्कलीज क्या सारे के सारे बेस जो हैं वो अल्कलीज हो सकते हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे बात होगा नहीं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, वाटर में अगर कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है तो उसको हम लोग अल्कलीज नहीं बोल सकते हैं, अगर वो कंप्लीटली सोल्यूबल है तो उसको अल्कलीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात बोला गया वो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है यहाँ तक। तो क्या क्या बोले फिर से सुन लीजिए। जो बेस है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो बेस का सबसे कॉमन प्रॉपर्टी जो आपका है कि बेस जो होगा सर वो OH माइनस आयन रिलीज करेगा, बेस रिलीज OH माइनस आयन इन वाटर। दूसरा, बेस का टेस्ट कैसा होगा, तो बेस का टेस्ट बिटर होगा। तीसरा चीज़, बेस का टच कैसा होगा, तो सिलिब्री टच होगा, है ना। बेस जो है वो कैसा हो सकता है, तो बेस एक वाटर में पूरा सोल्यूबल हो सकता है और एक वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होगा, जिसको पार्शियली सोल्यूबल हो जाता है। तो कंप्लीटली सोल्यूबल में कौन कौन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इसको पहचानने का तरीका कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल सा फंडा है कि जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होंगे तो उसमें सोडियम और पोटासियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो सोडियम और पोटासियम जब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वैसे केस में क्या होता है कि ये दोनों जो है वाटर को कम्प्लीटली लूज कर देता है, इसलिए इसको बोला गया है आपका कम्प्लीटली सोल्यूबल। इसलिए इसको हम लोग एक वर्ड और देते हैं अल्कलीज के रूप में। और जो वाटर में पूरे तरीके से सोल्यूबल नहीं है उसके लिए इनसोल्यूबल या पार्शियली सोल्यूबल बोला जाता है। ठीक है, तो इनसोल्यूबल और पार्शियली सोल्यूबल क्या हो गया, जो वाटर में पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। चलो, तो सारे बेस जो हैं वो अल्कलीज नहीं हो सकते हैं, बट सारे अल्कलीज जो है वो बेस हो सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका, देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें से एग्जाम्पल में आपका बताया गया है कि कौन कौन सा उसका एग्जाम्पल है। तो आप नाम सुने होंगे ब्लीच का, है ना। तो ब्लीच क्या है, जो डाई जो ब्लीच करते हैं कपड़ा में, तो वो भी एक तरह का क्या है, बेस है। तो उसके अलावा जितना भी जैसे कॉलगेट, ठीक है, ये सारे चीज़ जो आपका बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सभी आपका बेसिक नेचर के होते हैं। अगर किसी को पता है तो बताओ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, कमेंट में कमेंट करो, देखते हैं किसका कमेंट सही आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस के बारे में। तो बेस का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है उसके बारे में। तो जनरली बेस दो तरह का होता है, अभी समझा चुके हैं, वही चीज़ को यहाँ पे फिर से बताया गया है, तो कोई नया बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, तो वैसा बेस जो वाटर में कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाए और उसमें टूटने के बाद हाई अमाउंट ऑफ क्या बोल रहा है,
हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH अगर रिलीज करता है। देखो, एक है स्ट्रॉन्ग बेस और एक है वीक बेस, जस्ट लाइक एसिड के जैसा ही है। जैसे एसिड में था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, वैसे ही आपका बेस में भी एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है द बेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट टू गिव हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। वैसा बेस जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए और क्या दे, हाई अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन रिलीज करे। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे कि OH का अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होगा। और वीक बेस में क्या है कि पानी में पूरा नहीं टूटेगा बल्कि पार्शियली टूटेगा, मतलब कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा। और इसमें जो OH का आयन रहेगा वो लेस कंसंट्रेशन में होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका क्या, इसका फिगर की मदद से थोड़ा समझते हैं क्या बोला जा रहा है। तो देखिए आपके सामने जो फिगर है उसमें आपका दिखाया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस किसको बोला गया है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आप देख सकते हैं कि जैसे जो भी पार्टिकल है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है NaOH, इसको यहाँ दो तरह का सिंबॉलिक किया गया है, एक रेड सिंबल से है और एक ब्लू सिंबल से। तो एक देखेंगे कि एक रेड और एक ब्लू सिंबल जो है, पहला देखिए जहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ है, रेड और ब्लू दोनों अलग अलग टूट के अलग हो गया है। और जो वीक बेस है उसमें देखिए कुछ जो है रेड पार्टिकल के साथ में ब्लू पार्टिकल जो है अटैच है ना। इसका मतलब है कि वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के वीक कितना टाइप हुआ आपका बेस का, तो बेस का जनरली दो टाइप हुआ, एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा हो गया वीक बेस। क्लियर, चलो अब सभी बेस का एक क्या बोल रहा है कि कॉमन टेंडेंसी क्या होता है। तो किसको हम लोग बेस बोल सकते हैं मेनली, तो सर जैसे एसिड में H+ आयन रिलीज करने वाले को एसिड बोल रहे थे, तो उसी प्रकार से बेस में OH- आयन जो रिलीज करेगा उसको बेस बोलेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन मीडियम कैसा है, तो सर दोनों का दोनों जो है एक्वस मीडियम में बात किया जाएगा, मतलब पानी के साथ में बात किया जाएगा। ठीक है, एक्वस मीडियम में बात किया गया है। ठीक, अब देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो स्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं अभी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, तो बेस का पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा कि बेस जो है बिटर टेस्ट होगा। अगर टेस्ट करके आइडेंटिफाई करना पड़े तो टेस्ट से आप बता सकते हैं कि बेस का जो टेस्ट है कैसा होगा, तो बिटर होगा। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला आ जाएगा आपका बिटर। इसका हिंदी आप लोग को पता है, कड़वा होगा, है ना। अगर आप लोग को आता है तो बताइए कि जीभ का कौन सा पार्ट, अगर आप लोग लाइव प्रोसेस पढ़े हैं तो उसमें बताइए कि जीभ का कौन सा पार्ट जो है वो बिटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। क्लियर, आगे देखिए सेकेंड जो है आपका इसमें बात बोला गया है कि सॉपी टच होगा। सॉपी टच का मतलब क्या बोल रहा है कि इसका टच जो है सॉपी, मतलब छूने में साबुन के ऐसा लगेगा, जैसे नहाने के बाद साबुन लगाते तो कैसे स्लिप करता है हाथ, वैसे ही स्लिपरी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि बेस के पास क्या टेंडेंसी है कि रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू में, है ना। अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है उसको बेस में अगर डिप करेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसके बारे में कल भी बताए थे। इसका एक्टिविटी करना क्या है, थोड़ा सा घर में सर्फ या साबुन को क्या करना है, घोल करके उसका सॉल्यूशन बना देना है और उसमें रेड लिटमस को डुबाना है, तो देखना उसका कलर जो है तुरंत ब्लू हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है कि जैसे एसिड में कल बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, वैसे ही बेस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, बेस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो कैसे होगा, क्यों होगा, तो सिंपल सी बात है सर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए प्लस और माइनस आयन चाहिए। तो अगर हम लोग एक तोड़े NaOH को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या बनता है, Na+ बनता है और OH- बनता है, ये सबको पता है। तो Na+ और OH- बन रहा है, प्लस माइनस में टूटेगा तो एसिड कंडक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। क्लियर सी बात है। एक और मज़ेदार बात क्या है कि जैसे कल बताए थे कि बेस जो है वो क्या होता है, जनरली बिटर टेस्ट होता है सर, आराम से स्लिपरी टच होता है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही बेस कंसनट्रेटेड हो जाए, कंसनट्रेटेड का मतलब कल बताए थे, अगर पता है तो बताइए, एक था कंसनट्रेटेड और एक था डाइल्यूट। तो कंसनट्रेटेड का मतलब क्या हो गया, प्योर, जो 100% प्योर, जिसमें पानी का अमाउंट बहुत कम हो, है ना। तो वैसा केस में अगर कोई प्योर बेस है, जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका प्योर है, 100% कंसनट्रेटेड है, तो अगर ये भी आपके शरीर पे गिर गया, आपके स्किन पे गिर गया तो जला सकता है स्किन को,
इसलिए बोला गया है कि बेस भी जो है वो भी कोरेसिव नेचर का होता है। ठीक है, कोरेसिव नेचर का मतलब क्या बोल रहा है कि कोरेजन कर सकता है, स्किन को जला सकता है, बर्न कर सकता है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम लोग एसिड और बेस पढ़ चुके हैं दोनों चीज़, तो थोड़ा सा एसिड और बेस में डिफरेंस भी देख लेते हैं, क्या क्या दिख रहा है। थोड़ा सा इमेज ब्लर है, लेकिन उम्मीद है कि आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्या बोल रहा है देखिए, एसिड में पहला क्या लिखा हुआ है कि इसका टेस्ट जो है सॉर है। बेस में क्या लिखा हुआ है कि बेस का जो टेस्ट है बिटर है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है कि एसिड जो है वो आपका क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है। बेस जो है क्या कर रहा है, तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। जब एसिड जो है अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो क्लियर है, पहले भी बता चुके हैं कि एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक बनाएगा सॉल्ट और दूसरा बनाएगा इसमें वाटर। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार से अगर आप उल्टा बेस में भी बोलेंगे तो बेस में भी ये बात बोल सकते हैं कि सर अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी सॉल्ट और वाटर बनाएगा। आगे क्या बोला गया है कि एसिड जो है उसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जब प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर जो आपका है फर्स्ट चैप्टर, उसमें बात किया गया होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है। उसी में बोला गया है कि इलेक्ट्रोलाइट का जो यूज करते हैं तो एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज हो सकता है, क्योंकि दोनों में कैपेसिटी है कि प्लस और माइनस आयन में टूट सके। ठीक है, अब क्या बोले थे कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता, सॉरी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बेस के साथ क्या है कि सर स्लिपरी टच होगा। तो इतना बात आपको उम्मीद है कि एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन अब आराम से समझ गए होंगे अब। ठीक है, तो एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन आपका क्लियर हो गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोले थे, कल एक बात बोले थे कि जो चीज़ हम लोग को दिख जाए वो फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो ना दिखे उसके अंदर में हम लोग को घुस के देखना पड़े तो कहलाएगा केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग का बॉडी, अगर बायोलॉजी में के टर्म में बात किया जाए तो ऊपर से जो स्ट्रक्चर दिख जाए उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी, और अंदर बॉडी को काट करके कुछ निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। उसी प्रकार से यहाँ कि केमिस्ट्री में जो ऊपर से उसका प्रॉपर्टी को आप पहचान सके, देख सके, जो रिएक्शन दिख रहा है वो कहलाएगा फिजिकल, और जो अंदर से उसका केमिस्ट्री का जो उसका नेचर होगा तो उसको बोलेंगे केमिकल। तो पहला बात क्या बोल रहा है कि अगर जैसे एसिड को हम लोग पहला मेटल के साथ रिएक्ट किए थे, वैसे बेस को भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना। तो बेस रिएक्ट विथ मेटल, अगर बेस को मेटल के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा, है ना। तो आपको पता है कि जैसे एसिड अगर बेस के साथ, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा था। सेम काम यहाँ पे भी होगा, बेस को रिएक्ट करवा दीजिए किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा, बनाएगा सॉल्ट प्लस H2। क्या पॉसिबिलिटी है सेम चीज़ बना पाएगा, देखते हैं ट्राई करके हम लोग क्या बनता है। तो एक इक्वेशन ले रहे हैं NaOH प्लस, है ना। अगर एक मेटल बोल रहा है तो कौन सा मेटल ले ले, तो सर जिंक हम कल भी बोले थे मेरा फेवरेट है, हम इसी से बात करेंगे। क्यों मेरा फेवरेट है, इसलिए नहीं क्योंकि हमको अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि लगभग क्वेश्चन एग्जाम में जिंक से ही पूछता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्यों मेरा फेवरेट है, तुम लोग भी बना लो, फायदे में रहोगे। चलो देखो, तो Na और Zn है तो क्या बन सकता है, तो अगर NaOH को अगर हम लोग Zn के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका बनाएगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO प्लस H2, है ना। तो क्या गड़बड़ हुआ है, आपको यहाँ पे रिएक्शन में गड़बड़ दिख रहा होगा थोड़ा सा। क्या गड़बड़ दिख रहा है, देखो ध्यान से, अगर तो वहाँ पे Cl2 भी लिखा हुआ है, जो कि कहाँ से आ गया पता नहीं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है, उतना मैटर नहीं करता है, थोड़ा यहाँ बता दे रहे हैं, इसको देख लो। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, Na2ZnO2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए उतना दिक्कत नहीं है, उतना परेशान मत होना कि सर वहाँ गलत लिखा हुआ है। चलिए, तो पहला क्या बोले, बेस अगर रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या बनाएगा, तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। दूसरा देखते हैं, अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब, है ना। तो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन जल्दी बेस नहीं करता है, एकदम कान खोल के सुन लो। तो सर किसके साथ करेगा, तो नॉन मेटल नहीं बल्कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक, देखो अगर एक बेस को हम लोग किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटेलिक मतलब नॉन मेटल किसको बोलते हैं और मेटल किसको बोलते हैं, अगर प्रॉपर्टी आता है तो नॉन मेटल का 4 प्रॉपर्टी लिख के दिखाओ, कमेंट में लिखो 4 प्रॉपर्टी, अगर आता है तो तब जानेंगे कहाँ तुम लोग को आता है। ठीक है, तो बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये क्या बनाएगा, तो ये बना देगा आपका सॉल्ट और साथ में वाटर। ठीक है, एक बनाएगा सॉल्ट और एक बनाएगा वाटर। अब इसका रिएक्शन देख लो, बगल में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट किया जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला पता है, CaOH का हॉल्ट वाइज प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसको बोलेंगे, तो नॉन मेटल कौन आता है, तो सर कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ऑक्साइड का बात किए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में, तो लिख दो CO2। रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा, तो सर एक बात एकदम मज़ेदार बात, एक ट्विस्ट का देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको कान खोल के सुन लो। किसी भी रिएक्टेंट के तरफ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट में कार्बोनेट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ में कार्बोनेट है तो उसका प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी कार्बोनेट दिखे आंख बंद करके मारना कि सर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिखे वहाँ कार्बोनेट बना देना, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O। देखो तो बना कि गड़बड़ है, ध्यान दो, देखो कैल्शियम 1 हो गया, कार्बन 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन 2, यहाँ 3 है तो 2, और यहाँ पे देखो 2 और 2 4 है तो 3 यहाँ लिखा गया, हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। तो कुल मिलाकर के आपका जो बात यहाँ पे बता रहे थे हम, क्या बोले कि मेटल के साथ में अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, लेकिन वही अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी सॉल्ट और वाटर देगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे बनना है वो आप देख चुके हैं, कोई भी परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। और एक बात और बता दें कि नॉन मेटल का ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, नॉन मेटल जो है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो 2 बता चुके हैं, एक और आपका है कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो सेम चीज़ है, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा सर तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं सबको पता है, किसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डेफिनेशन बताओ जरा। तो आराम से बता सकते हो कि सर इफ एनी एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, salt plus water, this reaction is called neutralization reaction, this reaction is called neutralization reaction। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है कि सर अगर एक NaOH ले ले और HCl ले ले तो हमारा बन जाएगा क्या, NaCl प्लस H2O। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, अगर एसिड में बेस को मिलाएंगे तो उसका एसिडिटी कम हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, बेस का बेसिसिटी कम होगा, तो दोनों मिल करके न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, देखो सामने एग्जांपल दिया हुआ भी है, क्या बोल रहा है, बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, इस रिएक्शन को बोला गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोला गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इसके बारे में कि क्या क्या इसका यूज हो सकता है, यूजेज ऑफ बेस। तो बेस का यूजेज में आप देख रहे होंगे कि आपका कुछ बेस यहाँ दिख रहा है, जैसे जो मेन बेस है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात किए हैं, जिसका यूज आपका एग्जाम में आता है, उसके बारे में देखे हैं क्या क्या है। तो एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सबसे ज़्यादा बेसिक है, इसका पीएच वैल्यू अगर पूछा जाए तो 14 होता है, और पूछा जाए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है तो HCl होता है, जिसका पीएच वैल्यू 1 होता है या 1 से नीचे होता है।
ठीक है। तो NaOH का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? NaOH का पूरा नाम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर किसी को इसका कॉमन नेम आता है तो कमेंट में मेंशन करो, और नहीं आता है तो सॉल्व जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, कॉमन नेम आप लोग बताइए। तो इसका काम क्या क्या है देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप्स, साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर रायोन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे सर? देखना, कबाड़ी वाला लोग क्या करता है, जितना भी आपका कॉपी किताब जो खत्म होता है, कॉपी पेन, कॉपी को ले जाता है और फिर देखना उसे रफ कॉपी बना के ले आता है। तो कैसे बन रहा है? तो सारे को यूज़ किया जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में डाल करके उसको गलाया जाता है, ठीक है। तो NaOH का यूज़ कहाँ कहाँ हो गया? तो सॉप फैक्ट्री में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में और पेपर इंडस्ट्री में। दूसरा है KOH, पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो सॉफ्ट सोप जो बच्चा लोग के लिए जो बनता है, जिसको बोलते हैं जॉनसन बेबी साबुन, देखा है ना? तो जॉनसन बेबी साबुन जो होता है, देखना साबुन पूरा सॉफ्ट होता है। या लिक्विड सॉप बनाने में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसको वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? KOH का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड सॉप हो गया या लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया, है ना? तो लिक्विड सॉप या लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उसको किसका इस्तेमाल किया जाता है? KOH का। और इलेक्ट्रोलाइट अभी एक वर्ड बताए थे जो इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट है क्या? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो सॉल्यूशन का यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में सबसे ज़्यादा यूज आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड का होता है, ठीक है। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कान खोल के सुन लो, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टर्म है। क्या एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें सर? क्या इसमें अलग खासियत है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, इसका यूज पूछता है एग्जाम में कि कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज जो है हम लोग एंटाइसिड के रूप में करते हैं। अब एंटाइसिड क्या है? तो वैसा केमिकल्स जो एसिड के इफेक्ट को कम करे उसको बोलते हैं एंटाइसिड। मतलब जब आप लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं या खाना खाने के बाद देखना पेट में जब ढकार आता है, कैसा, कभी अगर वैसा आता है मुंह में, कैसा लगता है? जस्ट सोच के देखो थोड़ा, कभी आता होगा, जरूर आता होगा। तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है? बहुत बेकार। कभी कभी घर तरफ कोई लोग बोलता है कि सर एक ढकार, कौन सा ढकार बोलते हैं इसको? धुमान। हाँ, धुमान ढकार होता है। तो क्या होता है उसमें? जो हम लोग का पेट में एसिड का अमाउंट हो बढ़ जाता है। उसको ठीक करने के लिए क्या करता है कि आदमी सिरप पी लिया, आजकल इनो पी लेता है। तो उस सब में क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट होता है, जिसका यूज, जिसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं, इसको कॉमनली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। केमिकल नेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और इसका यूज एंटाइसिड, मतलब एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए किया जाता है। पेट में जो जलन हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, डाइजेशन को सही करने के लिए एंटाइसिड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या क्या यूज बताए? एक हो गया NaOH, जिसका यूज बोलिए साबुन के फैक्ट्री में, कपड़ा के फैक्ट्री में, पेपर फैक्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा KOH, जहाँ लिक्विड सॉप या क्या बोल सकते हैं आपका सॉफ्ट सॉप बनाने में, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका एंटीएसिड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लो, इसका कुछ फिगर आपका सामने है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो, पहचानने में दिक्कत ना हो। अगर देख पा रहे हो तो देखो, एक नायलॉन बना हुआ है, एक आपका वॉशिंग सोप जो कपड़ा धोने वाला साबुन है वो बना हुआ है, एंटाइसिड का कुछ टैबलेट बना हुआ है, ठीक है, और कुछ फर्टिलाइज़र बना हुआ है। तो इस सारे में क्या है? आपका बेस का यूज़ है जो डेली लाइफ में जो हम लोग करते हैं। उसके अलावा बगल में अगर आप देखें तो आपका डिटर्जेंट का पैकेट दिख रहा होगा, कुछ इनो का पैकेट दिख रहा होगा, है ना, तो कुछ कॉलगेट दिख रहा होगा। तो ये सारा जो है बेस का आपका यूज है कि हम लोग बेस का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो बेस का कहानी ख़त्म। एक बार बेस के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। एक बार क्या क्या बात बोले हम, स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं। बेस का मेन प्रॉपर्टी क्या है? तो सर OH माइनस आयन रिलीज करेगा जब वाटर में होगा, वाटर सोल्यूबल में होगा, ठीक है। दूसरा, बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगा? तो सर बिटर टेस्ट, सॉपी टच, स्लिपरी टच भी बोल सकते हैं। अगर कंसनट्रेटेड होगा तो कोरेसिव नेचर का होगा, इलेक्ट्रिक करंट का आपका जो होगा उसमें कैरी करेगा, इलेक्ट्रोलाइट में यूज़ करेंगे। pH कितना होगा? तो 7 से लेकर के 14 के बीच में होगा, ठीक। तीसरा चीज़ और क्या बोले इसमें कि आपका जो रेड लिटमस है उसको ब्लू कलर में चेंज करेगा। B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, बेस जो है ब्लू कलर देगा, ठीक है। और एसिड जो है क्या है? खतरे का निशानी है,
तो खतरा का निशानी है भाई, तो रेड कलर खतरा का निशानी होता है, तो एसिड जो है वो ब्लू को रेड में चेंज करता है। ठीक, और क्या बोले केमिकल प्रॉपर्टी में, तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला बोले कि अगर मेटल के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तीसरा क्या बोले कि अगर मेटल एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वहाँ पे क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो एसिड और बेस का रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टी में, यूजेज बता चुके हैं अभी NaOH का, KOH का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन सा बेस जो है वो कितना इफेक्टिव होता है या कितना स्ट्रांग हो सकता है। तो सर जितना ज़्यादा उसमें H या OH का अमाउंट होगा उतना ज़्यादा उसको बेसिक बोलेंगे, है ना। तो एसिड का एसिडिटी H+ पे डिपेंड करता है और बेस का बेसिसिटी OH- आयन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। अब एक थोड़ा सा सुन लो, एसिड का जो pH वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 0 से लेकर के 7 के बीच में होगा। जो न्यूट्रल सबस्टांस है, न्यूट्रल, उसका वैल्यू कितना होगा, तो सर 7 होगा। जो बेस है उसका pH वैल्यू कितना होगा, तो 7 से लेकर के 14 तक होगा। ठीक है, तो देख के ही पता चल रहा है कि किसका वैल्यू कितना है। तो अब बताओ कि एसिड क्या दे रहा था, H+ या OH-। तो इतना देर में कोई बच्चा भी बता देगा सर H+ आयन दे रहा था, और बेस क्या दे रहा था, तो OH- आयन दे रहा था। अब बताओ एसिड में किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, H+ या OH- आयन। तो सर अगर एसिड का आप बात कर रहे हैं तो एसिड में H+ आयन का अमाउंट ज़्यादा होगा और OH- आयन का अमाउंट कम होगा। अगर न्यूट्रल में बात किया जाए तो न्यूट्रल कब होगा, जब दोनों चीज़ इक्वल हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताए थे, तो उसमें H+ और OH- दोनों का आयन अगर इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल। अगर बेस का बात किया जाए तो इसमें H+ का आयन कम हो जाएगा, OH- आयन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखो सामने आपके सामने लिखा हुआ भी है, बना हुआ भी है कि किसी भी सबस्टांस मतलब एसिड हो या बेस हो, वो एसिडिटी और बेसिसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एसिड है तो H+ के ऊपर, बेस है तो OH- के ऊपर। न्यूट्रल सबस्टांस में क्या दिख रहा है कि H+ और OH जो है दोनों इक्वल है। एसिड में क्या दिख रहा है, H+ ज़्यादा है और OH कम है। बेस में क्या दिख रहा है, OH ज़्यादा है और H कम है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारा चीज़ जो वैल्यू हम लोग बता रहे हैं किसके आधार पे बता रहे हैं, तो pH के आधार पे बता रहे हैं। किसके आधार पे, pH। अभी pH क्या होता है देखो, तो pH जो है इसको लिखने का भी तरीका है, थोड़ा सा ध्यान देना कि P कैपिटल, P हमेशा स्मॉल होगा और H कैपिटल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को कैपिटल कर देना या P कैपिटल H स्मॉल, तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। P स्मॉल होगा, H कैपिटल होगा, है ना। इसका डिस्कवरी कौन किया था, तो सबसे पहले इसके बारे में जो बताए थे उस साइंटिस्ट का नाम है आपका सोरेनसन। सोरेनसन कब, 1920 में इन्होंने pH के बारे में डिस्क्राइब किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ pH दिया था कि किसी भी एसिड या बेस का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो याद रहेगा, बताओ क्या बोले अभी हम कि जो आपका एसिड और बेस का pH किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो H+ और OH- के ऊपर। कौन इसका डिस्कवरी किया था, तो सोरेनसन किया था। कब किया था, तो 1920 में किया था। ठीक है, तो pH स्केल क्या है, अब जो डिस्कवरी किया था उन्होंने क्या बताया था, तो एक pH स्केल के बारे में बताया कि सर pH स्केल का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 14 के बीच तक होगा। pH स्केल का वैल्यू 0 से लेकर 14 के बीच तक होगा, है ना। दूसरा चीज़ क्या बोला कि pH का फुल फॉर्म पहले बताया कि P से क्या होगा और H से क्या होगा। तो जो P का लेटर है वो आपका दिखाता है पोटेंज। P एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और लेटर है आपका पोटेंज। पोटेंज क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पावर होता है या पोटेंशियल होता है। ठीक है, और H4 क्या हो गया, हाइड्रोजन। H4 हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन का पावर दिखाए कि बताए कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का पावर कितना है, उसी को बोला गया है pH। देखिए सामने डेफिनेशन दिया हुआ है कि pH लेटर में P स्टैंड फॉर पोटेंज, दैट मीन्स पावर, एंड लेटर H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है,
तो पीएच को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला इन्होंने बताया था कि पीएच को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीएच का निकालने का फार्मूला जो है, बस आप लोगों को निकालना नहीं है, बस फार्मूला जानना है कि कैसे होता है। तो फार्मूला है माइनस लॉग, ठीक है, लॉग टेबल अगर किसी को पता होगा तो ठीक है, माइनस लॉग H प्लस आयन, ये हो गया एसिड के लिए। और बेस के लिए अगर निकालना है तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन, ठीक है। तो H प्लस और H माइनस निकाल सकते हैं, या फिर अगर OH माइनस आयन या H प्लस आयन से एक निकालेंगे, अगर हाइड्रोजन आयन का बात किया है, ऑक्साइड को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो आयन लेंगे वो हाइड्रोनियम आयन लेंगे। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला H3O प्लस। कैसे बनता है हाइड्रोनियम आयन, तो बता चुके हैं कल कि हाइड्रोजन वाटर के साथ में अगर H प्लस आयन कंबाइन करेगा तो H3O प्लस बनाएगा, और यही है आपका हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन को निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग H प्लस या माइनस लॉग H3O प्लस, ठीक। कौन बताए थे इसके बारे में, तो सर सोरेंसन बताए थे 1920 में, सोरेंसन 1920, ठीक है। देखो अब यहाँ जो फिगर है, इस फिगर पे देखो, आइडेंटिफाई करो और हमको एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, पिछले बार आया हुआ भी था, शायद 2021 में पूछा है। क्वेश्चन था कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 है, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 7 है, तो बताइए कि पीएच स्केल पे उसका कलर कैसा होगा। देखो सामने, आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है पीएच स्केल, जिसमें मेजरमेंट आपका 0 से लेकर 14 तक दिखाया हुआ है ना। तो जहाँ पे 7 है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में इसका कलर कैसा दिख रहा होगा, तो आपका इसका कलर दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रीन। तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आपका दिया हुआ है जैसे ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। तो पीएच स्केल कैसे बनेगा, सामने देख लीजिए बना हुआ है आपका, इसको बनाने का हमको नहीं लगता ज़रूरत है। इसमें जी देखिए पीएच 0 से स्टार्ट हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 तक गया हुआ है। 0 से लेकर 7 तक आपका एसिडिक लिखा हुआ है, 7 में आपका न्यूट्रल लिखा हुआ है, और 7 से लेकर के 14 जो है वो आपका बेसिक है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा उसका कलर कैसा होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा उसका कलर आपका पीएच स्केल पे रेड होगा। जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा उसका कलर कैसा होगा, तो ब्लू या पर्पल कलर में होगा, ठीक है। याद रखना इसको, इससे ज़्यादा तुमसे नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा पीएच स्केल पे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, सबसे ज़्यादा बेसिक या न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्वेश्चन अक्सर पूछता है, जो है कि आपका ग्रीन कलर का होता है। देखो कुछ यहाँ पे आपका पीएच स्केल का दिखाया हुआ है कि कौन सा किसका पीएच कैसा है, कितना पीएच पे उसका कैसा कलर होता है, या कौन कौन सा सबस्टांस कौन सा पीएच पे आता है। अगर नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इस टेबल को आइडेंटिफाई करो, इसमें से जितना चीज़ है, जितना इंपॉर्टेंट है, हम सारा इस टेबल में बना चुके हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि आपका सलाइवा का पीएच पूछा जाता है कि कितना होता है। तो जनरली सलाइवा जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है और स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। तो 6.5 से लेकर 7.2 तक होता है, 6.5 से लेकर 7.2 तक होता है, ठीक है। लेमन जूस जो है, तो लेमन जूस सबको पता है, लेमन जूस किसको बोलते हैं, अभी नया चीज़ आ गया क्या, अरे नींबू का जो रस होता है उसी को बोला गया लेमन जूस, जिसका आपका पीएच वैल्यू है 2.5। टमाटर खट्टा होता है या मीठा, मीठा नहीं खट्टा, इसका पीएच वैल्यू आपका 4.1, ठीक है। डिस्टिल वाटर, कल समझाए थे डिस्टिल वाटर के बारे में कि डिस्टिल वाटर वैसा वाटर को बोला जाता है जिसमें आपका हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू होगा 7। HCl का बात किया जाए तो 0 से लेकर के 1 के बीच में, NaOH का बात किया जाए तो 14, मिल्क का बात किया जाए तो 6.5, ठीक है। तो एग्जाम में जो पूछने वाला क्वेश्चन है इसमें से आपका मिल्क है, HCl है, NaOH है, लेमन जूस है, टोमेटो है, ठीक है। विनेगर का पूछ सकता है, विनेगर का आपका होता है 4। इसके अलावा ब्लड का पूछ सकता है, तो ब्लड का होता है 7.4, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो
टूथपेस्ट के बारे में क्लास में बात भी किए थे आप लोग से। तो टूथपेस्ट जो है वो एक बेसिक सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू है आपका 8। तो बेसिक क्यों बनाया गया है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पिछले साल पूछा गया है टूथ डिके के बारे में। टूथ डिके मतलब दांत का सड़ना, ठीक है। तो दांत का सड़ना, क्यों दांत सड़ने लगता है, क्या कारण है दांत सड़ने का? तो सिंपल सा कारण है दांत सड़ने का कि अगर हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मुंह को बढ़िया से अगर साफ नहीं किए तो कुछ पार्टिकल्स जो है आपके फूड का वो आपके माउथ में जमा रह जाता है ना। और आप लोग को पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सब जगह प्रेजेंट है, चाहे आपका मुंह हो, चाहे आपका पेट हो, चाहे आपका स्किन हो, चाहे आपके अगल बगल में हो, हर जगह प्रेजेंट है। बस यही हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग आँख में माइक्रोस्कोप लगा नहीं घूमते हैं। जिस दिन आँख में माइक्रोस्कोप लगा घूम लिए तो ना खा सकेंगे, ना पानी पी सकेंगे, ना कुछ कर सकेंगे, ठीक है। इसीलिए भगवान बोलता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आँख से नहीं देख पाते हैं तो इसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर देख लेते तो पता नहीं क्या होता। तो शायद हम लोग के मुंह में जो है बोला जाता है 5000 से प्लस टाइप का फंगी होता है ना, और 10,000 से अलग तरह का आपका बैक्टीरिया होता है। अब सोचो अगर कोई खाना आपके मुंह में रह गया तो आपको पता है बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो डाइजेस्ट करने के बाद ये लोग खाना को एसिड में चेंज कर देता है। तो एसिडिक जब माउथ का आपका पूरा बकल कैविटी जो है वहाँ पे खाना का जो टेस्ट था वो एसिडिक में चेंज हो गया। तो धीरे धीरे सोचो दांत जो है हम लोग का बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट में माना जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी अगर पूछा जाए तो आपका बोन नहीं बल्कि आपका टीथ है। टीथ के ऊपर का जो पार्ट है इनेमल वाइट पार्ट, ठीक है, इसको भी सड़ा सकता है कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे? तो एसिडिक में चेंज करने के बाद फूड को क्या कर रहा है, जो खाना जमा रह गया एसिडिक में चेंज कर दिया। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सुबह शाम बोला जाता है कि खाना खाने के बाद जो है क्या करना चाहिए, हम लोगों को ब्रश करना चाहिए। क्यों ब्रश करना चाहिए? ताकि जब कोलगेट उसमें जाता है तो कोलगेट क्या है, बेसिक है, तो जो एसिड है उसको साफ कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। इसलिए टूथपेस्ट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टूथपेस्ट का अगर पूछा जाए पीएच वैल्यू कितना है तो 8 है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके बारे में बात किए थे अभी कि स्टोमिक को राहत, पेट को राहत। जैसे मुंह से उतर गया पेट में चल गया तो पेट को भी नुकसान कर सकता है। तो पेट में देखना इनडाइजेशन हो जाता है, खाना बढ़िया से पचता नहीं है, पेट फूल जाता है, ज़्यादा खा लिए तो भी दिक्कत है, अनपच हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो हम लोग यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू है 10.5। आगे आपका है बेकिंग सोडा, जिसका पीएच वैल्यू 8.5। बेकिंग सोडा पता है जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, खाने में इस्तेमाल किया जाता है। देखना जो ब्रेड फूल जाता है आप लोगों के गाल के जैसा, मेरा भी गाल फुला हुआ है लेकिन थोड़ा कम हो गया है ना। वॉशिंग सोडा, जैसे नहीं बोलता है धो देंगे रे तुमको, तो धो तुमको नहीं देंगे, कपड़ा को धोने का बात हो रहा है। तो वॉशिंग सोडा का जो पीएच वैल्यू है वो आपका है 9 और बेकिंग सोडा का 8.5। क्लियर? बाकी आपका कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का पीएच वैल्यू आपका है 5। और सॉफ्ट ड्रिंक मतलब क्या, जितना भी कोल्ड ड्रिंक होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक होता है या हार्ड ड्रिंक होता है? तो जितना भी आपके पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक में काउंट होता है, जिसका पीएच वैल्यू आपका 6 है। चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आज का लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब क्या ये अलग होता है क्या सर? नहीं, अलग नहीं होता है, बल्कि ऐसा इंडिकेटर होता है जो किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू मेजरमेंट कर सकता है, चाहे वो एसिड हो, बेस हो या फिर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। देखिए तो क्या बोल रहा है कि एक इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बोलते हैं? तो ऐसा इंडिकेटर जो किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू को फाइंड कर दे उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। कैसे फाइंड करेगा? तो उसके लिए अलग अलग कलर देगा। क्या अलग अलग कलर देगा? तो उसका कलर में क्या बोल रहा है कि अभी देखे थे हम लोग 0 से लेकर के 14 तक में क्या क्या कलर दे रहा था। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका 2 फॉर्म में हो सकता है, एक पेपर के फॉर्म में हो सकता है और दूसरा सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है। अगर आप लोग कभी लैब जाते हो या फिर कभी अगर वैसा कोई दुकान में जाते हो तो वहाँ पीएच पेपर मांगना। पीएच पेपर में क्या होता है, देखना कि सारा कलर मेजरमेंट होता है। इस तरह से एक छोटा सा
स्ट्रिप जैसा होता है ऐसे। इसके अंदर में बहुत सारा पेजेस होते हैं और इसमें सारा इस तरह से यहाँ कलर अलग अलग कलर दिया हुआ रहता है और सब में यहाँ पे मेजरमेंट लिखा हुआ जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से 14 तक लिखा हुआ रहेगा और सब में अलग अलग कलर रहेगा मेंशन किया हुआ। तो उस पीएच पेपर को आप फाड़िए और उसको कोई भी सॉल्यूशन में आप डिप कीजिए। तो डिप करने के बाद वहाँ देखिएगा उसमें एक कलर आएगा, उस कलर को इसके ऊपर वाले कलर से मिलाइए, देखिए उसका पीएच कितना है, तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है पीएच पेपर। एक होता है सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या है कि कोई बोतल है, बोतल के अंदर में लिक्विड होता है, उसमें आपको उस लिक्विड को सॉल्यूशन में डालिए और लिक्विड के राइपर पे कलर बना हुआ रहता है, उससे आप मैच कीजिए कि उसका क्या उसका कलर आ रहा है। तो इस तरह के चीज़ों को बोला गया है यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब ऐसा इंडिकेटर जो एसिड और बेस दोनों को पीएच को बता सके। कैसा दिखेगा? तो देखिए सामने आपका बना हुआ है कि अगर किसी का पीएच 1 है तो रेड दिखेगा, अगर 2 है तो हल्का सा पिंक हो जाएगा, अगर 3 है तो ऑरेंज हो जाएगा, 4 है तो लाइट येलो हो जाएगा, है ना, 5 है तो येलो हो जाएगा, 6 है तो लाइट ग्रीन, 7 है तो ग्रीन, ठीक है, 8 है तो डार्क ग्रीन। इस तरह से आपका 14 तक जाते जाते पर्पल में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका था पीएच के बारे में, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। और नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्या आते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक अभी बताए थे प्रॉपर डाइजेशन, खाना को डाइजेस्ट करने में। तो कैसे सर? जहाँ पे भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बात किए हम लोग, प्रॉपर डाइजेशन, जहाँ पे अभी हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बात किए थे, ठीक है। उसके बाद तो प्रॉपर डाइजेशन में बता चुके हैं आप, पहले ही बता चुके हैं, फिर से इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। दूसरा है टूथ डिके, दांत का सड़ना, है ना, तो इसके बारे में भी बता चुके हैं। ये कब होगा? जब आपका एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक कब होगा? 5.5 के आसपास होगा तब। लेकिन एक क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है कि टूथ डिके जो है वो कितना पीएच से शुरू हो जाता है, दांत का सड़ना जो है वो कितना पीएच आने पे शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका मेन एक्चुअल है 5.5 एवरेज दिया हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग जो है दांत का सड़ने का जो स्टार्टिंग है वो आपका 5.1 पीएच से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में पिछले बार का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। एक है एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन क्या होता है वो सबको पता होगा, और नहीं पता है तो और अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है सर? हम बता दे रहे हैं। देखो, तो जनरली दो चीज़, जितना भी पॉल्यूशन होता है, तो इंडस्ट्री का जितना भी फैक्ट्री का जो धुआं निकलता है उसमें खास करके दो तरह का पॉल्यूशन बाहर निकलता है। एक है SO2 और दूसरा है NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एसिड रेन के लिए कौन कौन सा ऑक्साइड जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, देख लो, और इसको भी वाटर के साथ रिएक्ट करो, देखो क्या बनेगा। तो एक बनाएगा सल्फोनिक एसिड, जिसमें और आपका हाइड्रोजन अमाउंट जोड़ करके बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और एक बनता है नाइट्रिक एसिड। तो दोनों एसिड है और दोनों का दोनों डेंजर है। और इसके वजह से क्या हो रहा है, तो आप सुने होंगे कि ताजमहल का कलर जो है, ताजमहल किस चीज़ से बना हुआ है बताओ। तो जनरली आपको पता है कि ताजमहल का जो आपका बनावट है वो वाइट मार्बल का है ना, सफ़ेद संगमरमर का पत्थर का बना हुआ है, लेकिन उसका कलर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, येलोविश हो रहा है, येलो हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो वहाँ पे आगरा के क्षेत्र में क्या था कि बहुत ज़्यादा रबर इंडस्ट्री था, और रबर इंडस्ट्री में क्या हो रहा था कि दोनों धुआं बहुत ज़्यादा निकलता था, जिसके वजह से वहाँ पे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया। तो जब बारिश होती थी तो उसके साथ में दोनों धुआं जो है नीचे आ जाता था, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। नाम से क्लियर है, एसिड रेन के साथ में आ जाना, ठीक है। ये मत समझो कि ऊपर से एसिड बरसेगा, ऊपर से एसिड नहीं बरस रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि जो धुआं में आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिल करके एसिड बन जा रहा है, जिसके वजह से आपका क्या हो रहा है कि सॉइल में अगर मिट्टी में गया तो मिट्टी को एसिडिक कर देगा, ठीक है। अगर किसी पत्थर पे या मोनूमेंट वगैरह जो बोलते हैं, जैसे अभी ताजमहल का बात किए, तो उसका भी कलर ख़राब कर रहा है। तो इसी के आधार पे नेक्स्ट भी आपका जो दिया है चेक पीएच ऑफ सॉइल। तो सॉइल का पीएच क्या हो जाएगा, एसिड रेन होने की वजह से एसिडिक हो जाता है। देखना कि उसमें अगर आप प्लांट लगाते भी हो, खेती करते भी हो, तो बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा प्लांट बढ़ता है फिर मर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिक करते हैं।
तो बेसिक कैसे डालेंगे, तो पहले बताएं क्यों बेसिक करेंगे, एसिड और बेस को मिलाएंगे तभी वो न्यूट्रल होगा। तो बेसिक करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बेसिक करने के लिए उसमें डाला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब चूना। देखना खेत में अगर एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे लोग चूना छींटता है ताकि उसका पीएच जो है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट है आपका बी स्टिंग। अब बी स्टिंग का मतलब क्या, तो आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी को देखें, उसका डंक वो क्या होता है, जब आपको काटता है तो कहीं कहीं जब काटा, जैसे एक बार मेरा काटा तो पूरा मुंह फूल गया था, ठीक है। तो जब आपको काटता है तो क्या होता है, आपको बॉडी में उसका रिएक्शन होता है और पूरा का पूरा इन्फ्लेमेशन कर देता है, स्वेलिंग कर देता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो बी के स्टिंग में या एंड के स्टिंग में, चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में एक एसिड पाया जाता है, और उस एसिड को कल बताए थे नाम, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड या इसी को बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या है मिथेनोइक एसिड का, तो HCCOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। क्लियर। तो इसके वजह से क्या होता है कि चींटी जो है वो अपना डिफेंस के रूप में उसका इस्तेमाल करती है, या मधुमक्खी जो उसको डिफेंस के रूप में इस्तेमाल करता है ना, ताकि वो अपने आप को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो हमारी लाइफ में ये भी एक अच्छा फैक्टर है, नहीं खराब फैक्टर है। देखो होता क्या है कि जब मधुमक्खी काटे तो कल बताए थे क्या करना है, वहाँ साबुन से पहले के लोग देखना क्या करता था कि कहीं मधुमक्खी काटता था तो वहाँ पे गोबर रगड़ देता था। शायद तुम लोग किए कि नहीं पता नहीं, हम लोग किए हैं, है ना। तो गोबर रगड़ने से क्या होता है, गोबर में भी आपका बेसिक का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता था वो, फिर वहाँ पे स्वेलिंग बहुत कम होता है। तो अगर आप साबुन से भी वॉश कर देंगे तो भी हो जाएगा, सरफ से भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका, इतना सारा था आपका पीएच का यूज डेली लाइफ में। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार बुक को पढ़िए और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पे पूछिए। तो बेस में जितनी बातें थे वो हम बता चुके हैं। अब आगे लास्ट बच गया आपका सॉल्ट, और सॉल्ट को थोड़ा बढ़िया से पढ़ाना होगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है। एक है आपका बेकिंग सोडा के बारे में, कैसे बना नहीं बना, उसके बाद है वॉशिंग सोडा के बारे में, और आपका है कॉस्टिक सोडा के बारे में, ठीक है। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिप्सम के बारे में। तो सब के बारे में एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या है कि और क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आप लोग दिए इसके लिए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे आपका अगला टॉपिक में, पार्ट 3 के सेशन में, सॉल्ट में। थैंक यू।